राजीव दीक्षित के पास ज्ञान था, लेकिन वो झोला लेकर चलता था। वो ज्ञान को पैसे से नहीं बेचता था, या ज्ञान के माध्यम से अपनी संपन्नता को नहीं बटोरता था। तो जब ज्ञान और फकीरी दोनों का मिलन होता है, तब निर्माण की गतिविधि सूझती है या बढ़ती है। अब इन लोगों के बीच में ये लोग जागृति के काम में लगे हैं, अपने अपने क्षेत्र में काम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन ये राजीव दीक्षित इसीलिए नहीं है कि ये फकीर नहीं है, कि ये फकीर नहीं है, कि ये फकीर नहीं है। डिजिटल मीडिया में एक नई सोच, एक नए युग की क्रांतिकारी शुरुआत। HVHW न्यूज़ भारत, हर हिंदुस्तानी का अपना चैनल, आपका अपना चैनल। हम समझते हैं आपके दिल के हर एहसास, हर जज्बात, हर दर्द को अपने परिवार और स्वयं को सशक्त बनाने और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब। देखिए बग्गा जी, मैं आपसे पूछा था कि आपका मेरा संबंध 2012 से है, जब आए थे उससे अब 22 हो रहा है, 10 बरस गुजर गए। हम लोगों ने क्या पाया, क्या खोया, और क्यों नहीं हम जहाँ से चले थे वहाँ से आगे बढ़ पाए हैं, इस पर कभी आपने विचार किया है? आज आप देश में घूम रहे हैं पार्टी के बीच में, पार्टी के आधार पर। हमारा उद्देश्य तो पार्टी के आधार पर काम करना नहीं था जी। हम लोग तो राजीव दीक्षित के विचारों को सुन समझ करके देश को जगाने का मन बनाए थे। बिल्कुल। अब आप गए थे, अभी गुजरात गए जी, या किसी पार्टी के पक्ष में काम करते हैं। हाँ जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पीछे आप काम करें, क्या वो समाज के लिए काम कर सकता है? ठीक, मुझे नहीं लगता। जिस पार्टी व्यवस्था में आप मोदी को अच्छा नहीं मानते हैं, केजरीवाल को अच्छा मानते हैं, तो मोदी में कुछ न कुछ तो कमी आपको दिखा होगा, केजरीवाल में कुछ न कुछ अच्छाई दिखा होगा। जब आपकी समझ मोदी और केजरीवाल के विषय में सही होगा, तभी तो आपका जीवन सही रास्ते पे होगा। बिल्कुल होगा। अगर दोनों के काम या दोनों की गतिविधि की आपको समझ सही नहीं होगी, इसका मतलब कि आपके जीवन में भटकाव है। भटकना, बिल्कुल भटकना। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप इस दोनों का सही विश्लेषण करते हैं जी, तब तो आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। और अगर सही ढंग से विश्लेषण नहीं करते हैं तो समय व्यर्थ जाएगा। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है कि किसी के पीछे आप चलते हैं। मैं किसी पार्टिकुलर, किसी के पक्ष में, विरोध में नहीं समझाना चाहता हूँ। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जिस व्यवस्था के तहत आज नेता बनाया जाता है, जब उसका जड़ ही मजबूत नहीं है, उसके दिशा ही नहीं सही है, जब जाति, अपराध और पैसा के आधार पे समाज से नेता निकल रहे हैं, तो जो लोग अपराधी हैं, जो पैसे वाले हैं, जो जातिवाद है, वही देश के सदनों में जाएगा, तो क्या वो देश का भला करेगा? नहीं करेगा। तो जब भला नहीं करेगा, तो हमारे ऐसे लोग जो देश की चिंता करते हैं, जो इस व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं, उसी व्यवस्था के पक्ष में काम करेंगे, तो क्या देश का भला होगा? नहीं होगा। तो हम जब इस व्यवस्था में जाकर अपना समय देंगे, तो मेरा समय हमारे जीवन के लिए हानिकारक होगा कि लाभकर होगा? दोबारा बोलो। जब हम इस व्यवस्था के लिए जाकर के अपना समय देंगे, तो मेरा समय बर्बाद होगा कि मेरे लाभ के लिए आएगा? वो यदि अच्छा ना कर सके तो बेकार हो गया। बेकार हो गया ना, बिल्कुल बर्बाद हो। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि कभी भी याद रखिएगा, गणित में 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 5 नहीं होता है। गणित सही वही होगा। गणित यही होगा कि जो सही है वही सही होगा। गलत को आप सही बनाना चाहिए तो नहीं बन सकता। गणित गलत नहीं होगा, बनाने वाला गलत होगा। तो हम जो लोगों को समझाना चाहते हैं कि जीवन की सार्थकता को समझो, जीवन के मूल्यों को समझो। जिस दिन समाज के लोग जीवन मूल्य को समझ जाएंगे, तभी वो समाज को रास्ता दे सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही। जब आप अपना समय, क्योंकि जीवन में समय से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। अगर समय को नहीं पकड़िएगा
तो फिर भटक जाइएगा। बहुत बड़ी गेम। और जो समय मान लीजिए हमको लोग कहते, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ से मिल लीजिए, अश्वनी उपाध्याय से मिल लीजिए, फलाने से मिल लीजिए, फलाने से मिल लीजिए। तो मैं बड़ा मतलब सोचने लगता हूँ, ये तो गुलामी में भेज रहे हैं। मतलब वो हमको क्या समझाना चाहते हैं? गुलामी में भेज रहे हैं। उससे जाओगे चंदा बंदा ले लोगे तो नहीं 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 नहीं, अच्छे लोग हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम करना है देश के लिए, अगर उसमें अहंकार आ गया, फकीरी नहीं आई, तो देश के लिए काम नहीं होगा। नहीं होगा। देश के काम करने के लिए जब आपके अंदर मान, मोह, लोभ, अहंकार, भय, तृष्णा, स्वार्थ खत्म हो जाएगा, बिल्कुल, तो आप सादा हो जाएंगे। अब मान लीजिए पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश को जगा रहे हैं, धर्म पर बहुत अच्छा नॉलेज है। अश्वनी उपाध्याय संविधान पर बहुत अच्छा बोलते हैं। देवेंद्र लाड़ा है, नौजवान है, जोशीला नौजवान है, समाज को जगाने में सक्रिय है, यंग है। तो वो लोग अपने अपने ढंग से, विश्वरूप राय चौधरी हैं, वो दवा और डॉक्टर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस सामाजिक व्यवस्था का कि हमारे यहाँ साधु संत फकीर को महत्व क्यों दिया गया, क्योंकि इन लोगों को लोभ लालच नहीं था। इसीलिए आज भी दुनिया के इतिहास में साधु संतों का महत्व ज्यादा है, क्योंकि वो निस्वार्थ हुआ करता था। और आज जो लोग हैं समाज में, वो लोग करते तो हैं, कहते तो हैं कि हम समाज के लिए समर्पित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में इस भौतिक जीवन की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ मन होता है। अब आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ जब मन आपका होगा, तो मन दो धारे पर होगा, एक पर नहीं होगा। फकीरी में एक मन होगा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कब आदमी सोचता है? जब फकीर होता है, सबके कल्याण की बात सोचता है। लेकिन जब लोकप्रियता के लिए काम करता है, समाज में मेरे ज्ञान को लोग जाने, हम काबिल हैं, हमको लोग विद्वान समझें, ये जब भावना होता है तो वह अहंकारी भावना होता है। इसीलिए जब हमको लोग कहते हैं कि इन लोगों से मिलो, तो मैं तो प्रचार में हूं नहीं, मैं तो उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए काम करना चाहता हूं जो समाज के हित में नहीं है। अब हम अपनी कार्यशैली को प्रदर्शित करेंगे तो हमको नहीं लगता है कि समाज में जो व्यवस्था है, बलवती व्यवस्था जिसको हम उजाड़ना चाहते हैं, वो व्यवस्था हमको अपने मौत के लिए हमको दावत देगा, छोड़ेगा। तो जब हम व्यवस्था बदलना चाहते हैं तो हमको एक योजना बनाना होगा ताकि हम उस व्यवस्था को तोड़ें। अब इन लोगों के बीच में ये लोग जागृति के काम में लगे हैं, अपने अपने क्षेत्र में काम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन ये राजीव दीक्षित इसीलिए नहीं है कि ये फकीर नहीं है। राजीव दीक्षित के पास ज्ञान था, लेकिन वो झोला लेकर चलता था, वो ज्ञान को पैसे से नहीं बेचता था, या ज्ञान के माध्यम से अपनी संपन्नता को नहीं बटोरता था। तो जब ज्ञान और फकीरी दोनों का मिलन होता है, तब निर्माण की गतिविधि सूझती है या बढ़ती है। जब तक फकीरी और निर्माण साथ नहीं मिलेगा, तब तक समाज को आप कुछ नहीं दे सकते हैं। कुछ नहीं। तो आपको सोचना है कि आपका समय का प्रबंधन कैसे हो। जब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका समय कितना महत्वपूर्ण है और उसको किस तरह से समाज के हित में लगाना है, जब ये बात आपके ईमानदारी से आपके मन में स्थापित हो जाएगा, यही अवस्था फकीरी की है। और जब फकीरी आपको आ जाएगा, तभी आप जब काम में लगिएगा, तब उसका लाभ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ढंग से देश और समाज को मिलेगा। और मेरे नजर में देश और समाज को बदलने का कोई विशेष रास्ता नहीं है। बिल्कुल सही है। पहले खुद को बदल लीजिए, अपने समय का प्रबंधन कर लीजिए, अपनी योजना को निर्धारित कर लीजिए और उस रास्ते पर चल लीजिए। हमारे बहुत सारे साथी जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं देश और दुनिया में, वो मेरे योजना, मेरे कार्यक्रम, मेरे दिशा और मेरे जो 10 वर्ष 20 वर्ष में हम जो आगे बढ़ चुके हैं, उसको देखकर हमको समझाना चाहते हैं। वो हमको समझना नहीं चाहते हैं कि ये क्या करना चाहता है, वो हमको समझाना चाहते हैं कि राजू भैया, हम 70 वर्ष में इस तरह से इस गुरु के माध्यम से ये ऐसा काम कर रहे हैं, ये काम बेहतर है, इसमें आप सहयोग कीजिए। लेकिन वो आदमी नहीं समझ पाता कि जिस काम को हम करना चाह रहे हैं
उसकी प्राथमिकता प्रथम है। मतलब कि अगर हम व्यवस्था परिवर्तन के काम में लगे हैं तो हमारा उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो रास्ते हैं उस पे अगर अडिग है और सही है तो पहले उसको समझिए, और अगर वो नहीं समझ में आता है तो अपना काम कीजिए। लेकिन समाज में ऐसे ऐसे साथी हैं, कोई पशुधन विकास पर, कोई स्वास्थ्य पर, कोई खेती पर, कोई शिक्षा पर, कोई चिकित्सा पर काम कर रहे हैं, और उनको लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही काम है, इसीलिए वो अपने काम के विषय में बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उसको अपने काम को ही बेहतर वो समझ रहे हैं कि इससे समाज का कल्याण होगा। लेकिन राजीव भाई ने 150 काम बताए थे कि ये 150 काम को जब करोगे तो समाज जगेगा। जब समाज में स्वदेशी आंदोलन चलाओगे तो इस स्वदेशी आंदोलन से जब समाज को लाभ होगा तो स्वावलंबन आएगा। जैसे पशुधन पे अगर ज्ञान आ गया तो हर घर में गाय हैं, जानवर हैं, तो उन लोगों को पंचगव्य सिखाओ, गाय के गोबर और मूत्र से उत्पादन करना सिखाओ। उस उत्पादन से बीमारी दूर कैसे होगा, कैसे समाज को लाभ होगा, कैसे जैविक खेती होगा, ये बताओ। जब वो तुम बताओगे तो पशुधन का कत्ल बंद हो जाएगा, क्योंकि गाय को जो पालते हैं वो गाय को इसीलिए पालेंगे कि वो गोबर और मूत्र से भी कमाई आएगा। तो दूध से जो आता है उसके बाद गाय जब गर्भवती होती है तो लाभ नहीं देता है, तो वो कसाई घाट चला जाता है। बहुत गाय जो पैसा नहीं देती है, बेकार हो जाती है, उसको लोग कसाई घाट डाल देते हैं। तो जब गाय का उत्पादन गाय के गोबर और मूत्र से समाज में स्थापित हो जाएगा तो गाय बचने लगेगी, और जब गाय बचेगा तो देश बचेगा। गांधी जी ने कहा था एक बार पत्रकार को, आजादी आ गई, गांधी जी आप क्या चाहते हैं, आजादी या गाय? तो गांधी जी ने कहा था कि गाय बचेगी तो देश बच जाएगा, इसीलिए हमारी प्राथमिकता तो गाय होनी चाहिए। तो राजीव भाई ने गाय के विषय में बताया, रामराज के विषय में बताया, राष्ट्र को बचाने के लिए जो बचाया, और जैसे जैसे उनके विचार को लोग सुनते हैं उनमें जो देश का और समाज के विषय में जो ज्ञान बढ़ता है वही तो मौलिक ज्ञान है जिसको हमको समाज में पहुंचाना है। अब हम चल देते हैं किसी पार्टिकुलर पार्टी के पक्ष में प्रचार के लिए। अब मोदी है, मोदी ऐसा हमारी समझ से, जो हम राजनीतिक जीवन में रहे लंबे समय तक, उससे मेरी समझ होती है कि उससे ज्यादा साफ सुथरा देश की चिंता करने वाला इस देश में नहीं आया अब तक, और आगे भी मुझे लंबे समय तक नहीं दिखता कि आएगा। लेकिन आज देख लीजिए पूरे भारत में कितना भारत की जनता कितना भटकाव में है कि मोदी को गाली देता है, उसको रावण कह देता है, उसको नराधम कह देता है, उसको देशद्रोही कह देता है, उसको धार्मिक कट्टरता फैलाने वाला कहता है। लेकिन जो लोग धार्मिक कट्टरता फैलाने वाले लोग उनको कहते हैं, वो कभी ये नहीं सोचा कि अफगानिस्तान में क्या हुआ, काबुल में क्या हुआ, कंधार में क्या हुआ। 150 देशों को 100 सालों में कैसे इस्लामिक कट्टरता ने निगल लिया। भारत में किस तरह से इस्लामिक कट्टरता को फैल करके जिहादी गतिविधियों से इस देश को खत्म करने की योजना बनाकर काम चल रहा है पिछले 75 वर्षों पे, इस पर लोगों ने नहीं सोचा जी। लेकिन मोदी कुछ जो काम किया है, अगर छोटी छोटी बात से बड़े बड़े काम को अगर ले लिया जाए तो मुझे नहीं समझ में आता कि जो पेट के लिए लोग मोदी को गाली देते हैं या अपने स्वार्थ के लिए गाली देते हैं, शायद वो नहीं समझ पा रहे हैं कि धीरे धीरे वो व्यवस्था की हर बीमारी को जानने के बाद अचानक बदलाव नहीं ला सकता। अगर अचानक बदलाव लाने का प्रयास करेगा तो स्वतः उसको समाज में जिस तरह से अराजकता व्याप्त हो गया, भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, जिससे देशद्रोही गतिविधियां बढ़ गई है, वो उसको ही समाप्त कर देगा। इसीलिए जनता को मोदी को समझने की जरूरत है, और अगर मोदी को नहीं समझेगा तो देश नहीं बचेगा, ऐसी मेरी सोच है। इसीलिए देश की चिंता करने वाले साथियों को कहेंगे कि देखो, वो बहुत सारा काम ऐसा करना चाहता है जब उस समय तक नहीं कर पाएगा जब तक उसको ये विश्वास हो जाएगा कि देश की जनता पूरी तरह सजग हो गई है। जैसे सिविल कोड का मामला है, हमारे पास मान लीजिए 15 लाख सेना है और विदेशी शक्तियां
या इस्लामिक शक्तियां देश में आतंक फैलाना चाहती है और हिंदू को कटवाना चाहती है, तो हिंदू मुस्लिम को वो विरोध तो नहीं करता है, जो सहयोग करता है मुसलमान के लिए अलग नहीं करता है, हिंदू के लिए अलग नहीं करता है, लेकिन जो कट्टरता है जाति धर्म के नाम पर, उसको अचानक बदलना संभव नहीं है। तो उसके लिए जो प्लानिंग करके देश में काम हो रहा है उसको भी समझना चाहिए, और खास करके राजीवादियों को तो इतना जरूर समझना चाहिए कि जब इतनी बड़ी बात को आप समझते हो तो समझना सीखो, समझाने के चक्कर में मत रहो। आप अपने चरित्र को समाज के लिए रख दीजिए, चरित्र आप खुद को बदल लीजिएगा, हर समझेगा। आपका एक घर का बच्चा छोटा सा भी आपकी बात नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? जो आप समझाना चाहते हो वो नहीं समझ सकता। आप अपने आचरण को ऐसा बना लीजिए कि आपके आचरण को देखकर अगला कुछ सीखे। समझे बुद्धा जी? तो जब तक समाज में खुद को बदल करके दूसरे को दर्शाइएगा नहीं, उपदेश दीजिएगा, कोई उपदेश लेने वाला नहीं। इस दुनिया में पढ़ा हो अनपढ़ हो, शिक्षित हो अशिक्षित हो, जो भी है वो अपने को आज सबसे ज्यादा ज्ञानी समझता है। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि इस देश में सिर्फ ज्ञानी ही ज्ञानी हो गए हैं, और हमारे पूर्वज जो थे वो औंठा बोर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी थे। वो सहकारिता जानते थे, सहयोग जानते थे, भाईचारा जानते थे, विश्वास जानते थे। जब तक भारत में सहयोग, सहकारिता, विश्वास और भाईचारा जिंदा रहा, जब तक भारत विश्व गुरु रहा। विश्व गुरु और पुण्य बनाएगी, पुण्य बनेगा। लेकिन जैसे जैसे इस देश में जैसे महान हस्तियां हैं, पुण्य बनेगा। राजू भाई, पुण्य भारत बनाना है, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक बनाना है, हमारा एक टीचा है। जैसे गांधी जी थे, गांधी जी के विषय में बहुत लोग कहता है, मैं मानता भी हूँ बहुत जगह गांधी से बहुत ज्यादा का पूरा लिखा हुआ है गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी के विषय में लोग कहते हैं गांधी ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, भारत को बंटवा दिया, मुसलमानों का पक्ष लेता। तब मैं मानता हूँ गांधी जी से बहुत जगहों पे गलतियां हुई है, लेकिन गांधी ऐसा गलती होगी जो अभी तक बुझेगी नहीं, खत्म नहीं होगी वो। लेकिन गांधी जैसा व्यक्ति इस धरती पर नहीं आया था, इस बात को भी समझने की जरूरत है। तो उसने विद्वान हो गए, आखिर में क्या किया? सबसे बड़ी विडंबना चीज की है। नहीं, कौन से दबाव के अंदर आके काम किया? सुनो, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा बताइएगा। मेरा कहने का सेंस है कि गांधी जो था वो गांधी को श्रद्धांजलि, राजीव दीक्षित का एक लेक्चर सुनिए। जब लंदन में वो जा करके कोर्ट में जब पगड़ी नहीं उतारता है, तो गांधी के आचरण में कुछ ऐसी चीजें थी जिसके कारण अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाले युग में अगर कोई कहेगा कि हार मांस का भी ऐसा जीव पैदा हुआ होगा, वो दुनिया विश्वास नहीं करेगी। तो गांधी था। गांधी का नैतिक और व्यवहारिक चरित्र बहुत ऊंचा था, जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं। कहते गांधी जी ढोंगी था, लड़की लेके चलता था, आचरणहीन था, चरित्रहीन था, भगत सिंह को नहीं बचाया, ये सारे आक्षेप गांधी जी पर लगाए जाते हैं। मुसलमानों का पचदर था, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। गांधी एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुछ ऐसे बंटवारा के समय कुछ ऐसा काम हुआ जो उसने अच्छा समझकर किया, लेकिन वो देश के हित में नहीं गया। इसीलिए गांधी को गलत कहा जा सकता है, कहीं कहीं कहा जा सकता है, लेकिन गांधी हार मांस का ऐसा जीव था जिसकी परिकल्पना धरती पर कोई नहीं कर सकता। इसीलिए इंसान में कमियां हो सकती है। अगर इंसान में कमियां नहीं हो तो इंसान भगवान हो जाएगा। हर इंसान में कमियां होती हैं, हम में भी कमियां हैं, आप में भी कमियां हैं, लेकिन जब इंसान के अंदर बहुतायत मात्रा में अच्छाइयां हो तो हमको उनके अच्छाइयों से सीखना चाहिए और उसको अनुकरण करके जीवन के रास्ते ढूंढने चाहिए, ताकि सकारात्मकता में हमें रास्ता मिलेगा। नकारात्मक आदमी कभी दुनिया में कुछ नहीं किया है। जो आदमी कहता है कि राजीव दीक्षित होते तो ऐसा हो जाता, वो निकम्मा है, वो कुछ नहीं करने वाला। राजीव दीक्षित को जो करना था वो कर गए और आपके लिए काम छोड़ गए। अगर राजीव दीक्षित होता तो भारत में क्रांतिकारी 100, 200, 500 भी नहीं होता, लेकिन राजीव दीक्षित के काम ने इस देश के करोड़ों लोगों को जगा दिया और उनके बीज रक्त धरती पर जहां जहां गिरते हैं, जो लोग उनके विचारों को सुनता है उसमें राष्ट्र और देश के लिए दर्द पैदा होता है और वहीं से क्रांति की लौ
जगना शुरू हो जाती है, जल पड़ती है। क्रांति का जो लौ जला है ये जल्द बंद नहीं होगा। ये क्रांति का लौ आज न कल देश और समाज को, भारत को नए सिरे से खड़ा करने के लक्ष्य को पूरा करेगा। यही मेरी समझ है, यही मेरी आशा है। इसीलिए आप ऐसे संतों से मैं निवेदन करूंगा कि आप व्यवस्था के भटकाव में न फंसे, उस बीज को पानी न दें जिस बीज का बुनियाद ही जहर से है। जैसे राजनीतिक व्यवस्था में जिस पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार में आप जाते हैं, उससे निकलने वाले नेता जो जातिवादी हैं, जो धन के बल पर चुनाव लड़ रहा है, जो क्राइम को प्रमोट कर सकता है, यही तो बुनियाद है आज के नेता बनने का। तो ऐसे बुनियाद से निकलने वाले नेता कभी देश और राष्ट्र को नहीं रास्ता देगा। अगर देश को रास्ता देना है तो आप देश के हर कंस्टिट्यूएंसी में आप चाणक्य की नीति को धारण कीजिए। हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, तन से मन से धन से हम करे राष्ट्र आराधन। ये भाव लेकर के आप एक जय हिंद सेना बनाइए। उस सेना में जो बच्चे आएंगे उनको प्रशिक्षित कीजिए, स्वदेशी स्वावलंबन स्वराज का मंत्र दीजिए, उनको एक कंस्टिट्यूएंसी में काम करने की जिम्मेवारी दीजिए। और यही बच्चे जब किसी एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर उस क्षेत्र को स्वावलंबी बनाएंगे तो वहां के लोग उस बच्चे को अपना आराध्य, अपना गुरु, अपना बेटा, अपना नेतृत्व जब स्वीकार कर लेगा और जब वहां स्वदेशी आंदोलन चलेगा, वहां के लोग संपन्न बनेंगे, स्वावलंबी बनेंगे, तो वही लड़का जब उनके दिलों का राजा बन जाएगा और वही चुनकर सदन में जाएगा, तब स्वराज आएगा। और जब स्वराज आएगा तभी राम राज आएगा और तभी व्यवस्था परिवर्तन होगी। इस धरने पर अगर हम और आप काम करें तो शायद देश को ज्यादा लाभ दे सकते हैं। इसीलिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में जाने की जरूरत नहीं है। मोदी जैसे लोग जितना बन रहा है, ईमानदारी से देश के लिए काम कर रहे हैं। बाकी लोग ढोंगी अवसरवादी हैं। मैं पार्टी के पक्ष में नहीं बात करता हूं, मैं बीजेपी का समर्थन नहीं करता हूं, मैं किसी और भी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जो चल रहा है, अगर उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए जो व्यवस्था चल रही है उसके लिए किसी के मन में ईमानदार प्रयास भी चल रहा है तो वो देश हित में है। इसीलिए उस व्यवस्था को तोड़ पा रहा है कि नहीं तोड़ पा रहा है ये एक विषय बनता है। लेकिन वो आदमी की ईमानदार प्रयास अगर देश के हित में है तो वो सम्मानित है। और जो आदमी ढोंग रच करके वैसे व्यक्तित्व को जो देश के लिए सही बात सोच रहा है उसके विरोध में खड़ा है, वो लोग देशद्रोही है, देश के हितैषी नहीं है। यही मेरी समझ है बग्गा जी। और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जब आप काम करने चले तो अपने जीवन को देखें कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा कार्यक्रम क्या है, हमारी दिशा क्या है। और हमारे क्रांतिकारी साथी अलग अलग लक्ष्य, अलग अलग दिशा, अलग अलग कार्यक्रम पर काम करते हैं। अलग अलग दिशा, अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग लक्ष्य पर काम करके कोई राष्ट्रीय लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती। इसीलिए अमेरिका और यूरोप में आपने देखा होगा कि वहां के लोग कम समय में ज्यादा सबल हो गए। उसका मूल कारण है कि वहां के लोग प्रोजेक्ट देखते हैं। प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट एक पार्टिकुलर टाइम पे पूरा हो जाता है तो ईमानदारी से। तो लक्ष्य जब आपका एक है, उद्देश्य एक है, तो दिशा भिन्न भिन्न कैसे होगा? दिशा भी तो एक होना चाहिए, कार्यक्रम भी तो एक होना चाहिए। तो जब तक एक मार्गदर्शिका आपके जीवन का नहीं होगा, उस मार्गदर्शिका पर देश के लोगों को प्रशिक्षित नहीं कीजिएगा, जागरूक नहीं करिएगा, जो प्रशिक्षित लोग होंगे वो समाज को जागरूकता फैलाने के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक देश को भला नहीं होगा। अब देखिए, भूखे भजन तो हो नहीं सकता, तो समाज में जीने के लिए तो पैसे चाहिए बिल्कुल। तो पैसा का अभाव में तो नहीं जिएगा। लेकिन जितने भी क्रांतिकारी थे 7,86,816 उन लोगों ने अपने लिए कभी नहीं सोचा था, सहकारिता से जिए। एक पोखर खो दिए, पोखर में पानी अगर आता है तो उस पानी पर जितने लोग खोदे हैं सबका हक होगा ना। तो हम क्रांतिकारियों का काम है कि हम एक दूसरे के आर्थिक अभाव को दूर करने के लिए साथ मिलकर उनके कामों को बढ़ाएं। जैसे
गाय का ज्ञान लिए, खेती का काम किए, खेती का ज्ञान लिए राजीव भाई के अनुसार, उत्पादन का लिए, जो भी लिए, जब समाज को आप जगाइएगा तो समाज आपके और आपके लिए चिंता करेगा और आपका पेट भरेगा। मान लीजिए गाय का उत्पादन बनाते हैं तो जो उत्पादन गांव में बनाएगा उसकी मार्केटिंग करिए, उससे जो लाभ मिलता है उसमें कुछ लाभ उसको दीजिए, कुछ आपने लीजिए। इस तरह से अपनी संपन्नता भी दूसरे की संपन्नता में खोजिए और इस तरह से समाज को जगाते हुए जो आदमी देश और दुनिया को बदल सकता है वो अपना परिवार नहीं पाल सकता, ऐसा हो नहीं सकता। और ये बांझ देश नहीं, यहाँ तो ब्राह्मणों को जो ज्ञान देता था उसके परिवार के भरण पोषण के लिए फल फूल सब्जी धन सब दान आज भी दिया जाता है, लेकिन ब्राह्मण तो वही है जो ज्ञान देता है, बहुत भारी दिया जाता है। तो हम देश के लिए चिंता करने वाले लोग तो ब्राह्मण ही होते हैं। तो ब्राह्मण का जो हकदारी है वो समाज पर है, समाज उसके कष्ट का निवारण करेगा। इस भाव से अपने काम को जब हम करेंगे तभी हमको समाज साथ देगा। ये भरोसा आपके मन में होना चाहिए कि जब हम समाज के लिए काम करते हैं तो समाज हमारे लिए भी व्यवस्था करेगा ही। ये बांझ विहीन देश नहीं है, यहाँ के लोग बहुत सहकारी हैं, यहाँ के लोग बहुत बड़े दानी हैं। नालायकों को जब करोड़ों अरबों दे सकते हैं तो देश के लिए चिंता करने वाले को नहीं देंगे ऐसा नहीं हो सकता। बहुत देनी है। इसीलिए पात्र बनिए, आप खुद को पात्र बनाइए, अपने अंदर आत्मा लाइए कि हम समाज के लिए करेंगे, समाज से हम लेंगे, प्रत्यक्ष लें अप्रत्यक्ष लें, अपनी शक्ति से लें अपने बुद्धि से लें, जैसे भी अपना जो हक है वो हम लेंगे और समाज को मेरा हक देना होगा, मेरी मजदूरी देनी होगी। इस भाव से जब तक आप काम नहीं करिएगा, जब तक राष्ट्र और समाज के निर्माण में आपकी भागीदारी उत्तम नहीं बन सकती है। इसीलिए न तो भटकाव में रहें, न तो किसी के पक्ष में, न किसी के विरोध में है। जो गलती होती है वो गलती है, चाहे मोदी करे चाहे कोई करे। जो सुधार वो नहीं कर रहा है इसका मतलब कि कहीं मान लीजिए महंगाई है, महंगाई पर मेरी मोदी जी से नाराजगी है, कोरोना पर नाराजगी था, बहुत मुद्दों पे होता है, लेकिन वो कौन से कारक है जिसके कारण वो समझदार आदमी भी उन समस्याओं को नहीं हटा पा रहा है? या तो उसकी कहीं ना कहीं मजबूरी होगी या कोई कमी हो सकती है जिसके कारण वो नहीं करता है। तो हम लोगों को उन बातों को गंभीरता से सोचना होगा कि देश के लिए चिंता करने वाला आदमी भी देश के हित में जितना काम करना चाहिए नहीं कर पा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। जब इस बातों की समझ हमारे दिमाग में आ जाएगी तब भी हमारे दिमाग का पर्दा खुलेगा और सही बात जब समझ आएगा तभी हम सही काम को कर पाएंगे। इसीलिए देश के लिए चिंता करने वालों का सबसे प्रमुख काम है देश के लोगों को सही ज्ञान देना, सही जानकारी पहुंचाना, है ना। पार्टी पंथ संगठन जाति धर्म में फंस करके अपनी ऊर्जा को तहस नहस करने का कोई औचित नहीं है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। हमें अपने सकारात्मक कर्मों के द्वारा समाज में सकारात्मक ऊर्जा देने की गतिविधि को बढ़ाना ही हमारे जीवन का मूल्य होना चाहिए, न कि भटकाव में किसी के पक्ष और पार्टी में जाकर अपनी ऊर्जा को तहस नहस करनी चाहिए। यही मेरी आपके लिए सबसे बड़ी भावना और संवेदना है। शुभकामना। ये सोचकर निराश नकारात्मक और कुंठित मत हो जाओ कि इस देश ने हमारे और तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि जिस भारत के कतरे कतरे को लाखों करोड़ों शहीदों के लहू और तपस्वियों के त्याग बलिदान से सिंचित किया, इस महान राष्ट्र के लिए हमने और आपने क्या किया। हमारी आपकी लड़ाई और नाराजगी इस देश से तो हो ही नहीं सकती, बल्कि ये देश की व्यवस्था में बैठे तीनों स्तंभों के उन निकम्मे सुखभोगी और तुच्छ स्वार्थी लोगों से है जो अपना पूरा जीवन श्रेष्ठता के भ्रम में ही गुजार कर नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। आन तेरी कभी कम न हो।
सिस्टम यह नहीं कि जिसमें नेक और ईमानदार व्यक्ति जाए तो वह भ्रष्ट और अत्याचारी बन जाए, बल्कि सिस्टम तो वह है कि जिसमें भ्रष्ट से भ्रष्टतम, क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति भी जाए तो वह राष्ट्र एवं राष्ट्रवासियों की सेवा करने को विवश हो जाए, विवश हो जाए, विवश हो जाए। आज संपूर्ण भारत को ऐसे ही सशक्त और सुदृढ़ सिस्टम की आवश्यकता है, आवश्यकता है, आवश्यकता है। रहे